जिसे देखो वो किसी न किसी प्रेशर की बात कर रहा होता है। चाहे एक स्टूडेंट ही क्यों ना हो, वो अपने स्टडीज़, पेपर्स और एग्ज़ाम्स के प्रेशर की बात करता है। वहीं एक वर्किंग प्रोफेशनल उसे ऑफिस में दिया हुआ टारगेट या वर्कलोड के प्रेशर की बात करता है। वहीं पेरेंट्स अपनी जवाबदेहियों और जिम्मेदारियों की प्रेशर की बात करता है। वेलकम टू फिज़िक्स अबॉर्ड। दिस इज़ 6th लेक्चर ऑन ग्रेविटेशन और इस लेक्चर में लेंगे टॉपिक प्रेशर और उसे फिज़िक्स के हिसाब से समझने की कोशिश करेंगे कि फिज़िक्स प्रेशर को कैसे डिफाइन करता है। प्रेशर के मीनिंग को और क्लियर करने के लिए लेंगे कुछ एग्जांपल्स और न्यूमेरिकल्स और साथ में देखेंगे थ्रस्ट भी। लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक प्रेशर। प्रेशर फिज़िक्स में कैसे डिफाइन किया जाता है। मान लीजिए कि एक मार्शी लैंड है, यानी दलदल भरा हुआ क्षेत्र, और आपको इसके बारे में कुछ खास आइडिया नहीं है। पहले से ये सरफेस बिल्कुल सॉलिड है और बाद में ये मार्शी लैंड है, यानी दलदल वाला क्षेत्र। आप यहाँ से चलते हुए जा रहे हैं। जब यहाँ आप पहुँचते हैं और आपको कुछ भी पता नहीं है, तो आप अपना जो पैर है उसे फॉरवर्ड यहाँ पर रखते हैं, एक सॉलिड लैंड पे और दूसरा मार्शी लैंड पे, और अचानक ये पाँव अंदर की तरफ धंसता हुआ चला जाता है और आपका बैलेंस ख़राब हो जाता है और आप इसके अंदर चले जाते हैं। मार्शी लैंड में जाने के लिए आपको कुछ प्रिकॉशन बताया जाता है। कहा जाता है कि जब भी ऐसे दलदल में आप फंसने लगें तो आप अपने पीठ के बल यानी बैक के पोर्शन को यूज़ करके और आप इस पर जल्दी से लेट जाएं। क्यों ऐसा कहा जाता है? क्योंकि उसी चीज़ की मीनिंग हम लोग यहाँ पर तलाशने की कोशिश करेंगे कि क्यों आपको ऐसा इंस्ट्रक्शन दिया जाता है कि आप अपने पैर के बल अगर फंसते जा रहे हैं तो खड़े ना रहें, बल्कि अपने बैक का यूज़ करें और तुरंत उस मार्शी लैंड पर लेट जाएं। इसकी मीनिंग भी इसके थ्रू समझने की कोशिश करेंगे। आपके बैग का स्ट्रैप अगर चेंज कर दिया जाए, वो अभी चौड़ा है, जो बैग आप अपने बुक्स को ले जाने के लिए, नोटबुक्स को ले जाने के लिए यूज़ करते हैं, उसका स्ट्रैप, ये बैग का स्ट्रैप वाइड क्यों बनाया जाता है? ये वाइड क्यों होता है ऑलरेडी मैंने लिख दिया है। और कुशन्ड भी बनाया जाता है, यानी कुशन कर दिया जाता है। क्यों ऐसा किया जाता है? क्या होगा अगर इस वाइड स्ट्रैप को, बैग के वाइड स्ट्रैप को चेंज करके एक थिन वायर लगा दिया जाए? क्या आप उतने ही जो आपके बैग का बोझ है उसको आप झेल पाएंगे? बिल्कुल नहीं झेल पाएंगे अगर थिन वायर से बैग के स्ट्रैप को चेंज कर दिया जाए। ऐसे न जाने कितने सारे एग्जाम्पल्स और भी हो सकते हैं। जैसे अगर आपको एप्पल को काटना है और आपको एक ब्लंट नाइफ दे दिया जाए जिसका एज काफ़ी ज़्यादा ब्लंट और वाइड हो, क्या आप उससे इस एप्पल को काट पाएंगे? कटेगा, लेकिन बहुत मुश्किल से। ऐसे न जाने कितने और एग्जाम्पल्स आपको मिल जाएंगे। ये कुछ सिंपल एग्जाम्पल मैंने देने की कोशिश की है और ये समझने की कोशिश की है कि विड्थ या उसकी जो थिननेस है उससे क्या फ़र्क पड़ेगा। यहाँ बैक के पीठ के बल लेट जाने को मार्शी लैंड में, दलदल वाले क्षेत्र में क्यों कहा जाता है, और
जो एजेस हैं नाइफ के, ये जो एज हैं इसे शार्प क्यों बनाया जाता है, शार्प एंड थिन क्यों बनाया जाता है। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर हमें प्रेशर को जब समझ लेंगे वो हमें ऑटोमेटिकली मिल जाएंगे। सबसे पहले समझते हैं प्रेशर क्या है। तो प्रेशर जो है, अगर फिज़िक्स में इसको डिफ़ाइन कीजिएगा तो बहुत सारा एग्जाम्पल जो भी मैंने यहाँ पर यूज़ किया है उसके थ्रू भी आपको डिफिनीशन मिल जाएगी। बट पहले हम डिफिनीशन ले लेते हैं, उसके बाद एग्जाम्पल्स के थ्रू, फॉर्मूले के थ्रू उसको समझेंगे। प्रेशर इज डिफाइंड एज द फोर्स acting perpendicularly on the unit surface area of the given object, ऑब्जेक्ट क्या है, फिर से समझ लीजिए। इट इज डिफाइंड एज द फोर्स एक्टिंग परपेंडिकुलरली, यानी फोर्स कैसे एक्ट करना चाहिए, बिल्कुल परपेंडिकुलर एक्ट करना चाहिए। कहाँ पे, टू द यूनिट सरफेस एरिया। जो सरफेस एरिया आप ले रहे हैं किसी भी ऑब्जेक्ट का, उस पे ये फोर्स कैसा अप्लाइड होना चाहिए, बिल्कुल परपेंडिकुलर। ये नाइफ भी आप यूज़ करते हैं इन मोस्ट ऑफ द केसेस, क्या होता है, बिल्कुल सीधा ऐसे परपेंडिकुलर यूज़ करते हैं किसी भी चीज़ को, जब वेजिटेबल को या फ्रूट को कट करना होता है। आप बैग का स्ट्रैप देखिए, जो स्ट्रैप वाइड यूज़ किया जाता है कंधे पे, वो बिल्कुल, ये आपका सरफेस एरिया है, शोल्डर आपका, वहाँ पे वो बैग का स्ट्रैप बिल्कुल परपेंडिकुलर फिट आता है। ठीक है, अगर यहाँ पर केस देखें तो आपका लेग इस सरफेस पे देखिए, लेग एग्जैक्टली परपेंडिकुलर है ऑन दिस गिवन लैंड जो सॉलिड है अभी, और जब ये मार्शी लैंड है तब भी वहाँ पर परपेंडिकुलर ही आप अपना लेग रखते हैं, अपने पाँव को या फिट को वहाँ पर ऐसे परपेंडिकुलर ही रखते हैं। आप कोई एंगल बनाकर नहीं चल रहे होते हैं। नॉर्मल केस में भी आप ध्यान देंगे तो आप बिल्कुल फ्लैट और 90 डिग्री पर ही अपने फिट को कहाँ रखते हैं, दिए हुए सरफेस पे रखते हैं। तो सरफेस पे जब एग्जैक्टली फोर्स अप्लाई हो रहा हो, वो भी 90 डिग्री पर, प्रेशर कहलाता है। प्रेशर इज इक्वल टू, मैथमेटिकली अगर इसे समझने की कोशिश करें तो दिस इज फोर्स कैसा, जो परपेंडिकुलर फोर्स लग रहा है, और ये क्या, यूनिट एरिया। ठीक है, किसी दिए हुए यूनिट एरिया पर जो फोर्स आपने लगा दिया, यानी फोर्स और यूनिट एरिया का जो रेशियो है वो क्या डिफाइन कर रहा है, वो प्रेशर को डिफाइन कर रहा है। मान लीजिए ये कोई सरफेस है और इस पर आपने एक फोर्स लगा दिया, ये बहुत छोटा सा पोर्शन है, ये क्या है, ये उसका एरिया है जहाँ पर ये कांटेक्ट में आ गया, और ये क्या है जिसके थ्रू आपने फोर्स लगाया। कितने डिग्री का एंगल बन रहा है यहाँ पे, 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। देयरफॉर प्रेशर में एक चीज़ का बिल्कुल ख्याल रखना है कि फोर्स क्या होना चाहिए, एग्जैक्टली 90 डिग्री पर होना चाहिए दिए हुए सरफेस एरिया पर। इज दैट ओके? अब उस हिसाब से जब यहाँ पर बात करेंगे, कोई पर्सन या ह्यूमन बीइंग वो क्या कर रहा है, अपने फीट के थ्रू इस दिए हुए सरफेस पे क्या किया है, फोर्स अप्लाई किया है। तो यहाँ पर जो फोर्स अप्लाई कर रहा है, एक्चुअली यही फोर्स क्या है, वो वेट है। यही फोर्स क्या है, यहाँ पर वेट है। और वेट आप जानते हैं कि ऑलवेज डाउनवर्ड्स लगता है। वेट किधर एक्ट करता है, टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ।
इट एक्ट्स टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ। इसका क्या मतलब हो गया कि वेट ऑलवेज किधर एक्ट कर रहा है, डाउनवर्ड्स, और डाउनवर्ड्स एक्ट कर रहा है तो वो एग्जैक्टली दिए हुए सरफेस पे जब डाउनवर्ड एक्ट करेगा तो वो एग्जैक्टली 90 डिग्री पर ही है, क्योंकि सरफेस पर कहीं भी अर्थ के सरफेस पे रखा हुआ होगा ये नियरली सर्कुलर होता है और वो टुवर्ड्स द सेंटर ही जाएगा। देयरफॉर ये कितना हो जाएगा, 90 डिग्री पर हो जाएगा। इसलिए वेट को अगर फोर्स से आप यहाँ पर रिप्लेस भी कर दीजिएगा तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स को आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। सो वेट अपॉन यूनिट एरिया आप यूज़ करके और बहुत सारे न्यूमेरिकल्स को बना सकते हैं। सो कहीं पर भी जब किसी दिए हुए ऑब्जेक्ट के मास की चर्चा हो, डायरेक्टली उसका फोर्स अप्लाइड नहीं हो, तो आप क्या करें, फोर्स की जगह पे वेट का यूज़ कर लें और वहाँ से आप वेट कैलकुलेट कर लें अगर मास गिवन है तो, और फिर यूनिट एरिया का इंफॉर्मेशन ज़रूर होगा, उसको यूज़ करके आप प्रेशर को कैलकुलेट कर सकते हैं। इस फॉर्मूला के थ्रू प्रेशर से जुड़े हुए कुछ फैक्ट्स को समझने की कोशिश करते हैं। लेट्स सी दैट। जस्ट आपने देखा कि प्रेशर के लिए आपने ये लिखा परपेंडिकुलर फोर्स और ये सरफेस एरिया, यूनिट एरिया जिसको आप कहते हैं। तो अगर प्रेशर की SI यूनिट निकालें तो वो क्या हो जाएगा, फोर्स के लिए आप न्यूटन का यूज़ करते हैं और एरिया लेंथ इनटू ब्रेथ या जैसे भी आप निकालेंगे वहाँ पर ये मीटर स्क्वायर आ जाएगा। तो ये कितना लिखा जाएगा, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। प्रेशर की ये SI यूनिट है, लेकिन इसे अब कॉलेक्टिवली पास्कल का नाम दिया गया है। दिस इज कॉल्ड पास्कल in the name of French mathematician and physicist Blaise Pascal। उनके नाम पर अब इसकी नेमिंग पास्कल कर दी गई है, कैपिटल P और स्मॉल a के साथ ये लिखा जाता है। 1 पास्कल इज इक्वल टू 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, दैट इज द SI यूनिट फॉर प्रेशर। किन के नाम पर किया गया, ये जो फ्रेंच मैथमेटिशियन और फिजिसिस्ट थे ब्लेज पास्कल, उनके नाम पर ये नाम रख दिया गया। आइए समझने की कोशिश करते हैं कि फोर्स और एरिया के साथ प्रेशर का कितना गहरा रिलेशन है। प्रेशर यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फोर्स के। कब, जब आप एरिया को, कंडीशन अप्लाइड क्या है कि एरिया आप कांस्टेंट कर देते हैं, प्रोवाइडेड एरिया इज कांस्टेंट, एरिया इज केप्ट कांस्टेंट। कांस्टेंट कहने का मतलब कि एरिया चेंज नहीं होता है, एरिया रिमेन्स सेम। अब इसका क्या असर पड़ेगा प्रेशर पे, आइए इस रिलेशन को एक एग्जांपल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए ये 3 सरफेस एरिया लिए हैं और सभी के जो सरफेस एरिया हैं वो इक्वल है। मान लीजिए ये सरफेस एरिया है 2 सेंटीमीटर स्क्वायर या 2 स्क्वायर सेंटीमीटर, और इस पर अलग अलग फोर्स अप्लाई करते हैं। मान लीजिए ये फोर्स यहाँ अप्लाई कर दिए, दूसरा ये फोर्स इस सरफेस पे अप्लाई कर दिए, और तीसरा ये फोर्स इस सरफेस पे अप्लाई कर दिए, और ये सारे फोर्सेस चेंज करके अप्लाई कर रहे हैं। यहाँ पर 10 न्यूटन का, इस पे 20 न्यूटन का, और इस पे 40 न्यूटन का।
और सभी के सरफेस एरिया सेम है। अब आप देख लीजिए कि अगर सरफेस एरिया आपने सेम लिया हुआ है तो फोर्स इंक्रीज करने से प्रेशर इंक्रीज करता है या नहीं, उस चीज़ को समझते हैं। पहला इसके लिए निकालते हैं, फर्स्ट वाले के लिए। P1 कितना है, फोर्स 10 न्यूटन है और यहाँ पर 2 स्क्वायर सेंटीमीटर है। इसको पहले मीटर में चेंज कर लीजिए, स्टैंडर्ड यूनिट जो है वो आपकी मीटर है। तो 2 इंटू 1/100 इंटू 1/100 स्क्वायर मीटर। ठीक है, अब इस वैल्यू को यहाँ पुट कर लीजिए। 2 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 100 स्क्वायर मीटर, ये 5 और ये डिनोमिनेटर से जंप करके न्यूमरेटर में चला जाएगा। 100 इंटू 100, ये न्यूटन और ये मीटर स्क्वायर। ये चीज़ तो आपने समझ लिया ना। 2 सेंटीमीटर है, स्क्वायर सेंटीमीटर है, तो सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर, और इसको मीटर में चेंज करने के लिए 1/100 मीटर इंटू 1/100 मीटर। तो वहाँ से ये चीज़ मैंने लिखी थी। अब ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, कितना हो गया 5 और ये 40 न्यूटन पर स्क्वायर मीटर। कितना हो गया 5 इंटू 10⁴ और ये पास्कल। 5 इंटू 10⁴ पास्कल। एरिया सभी का सेम है और आपने फोर्स को इंक्रीज कर दिया है। P2 अगर निकालेंगे, ये तो एरिया सबका सेम है, तो P2 अगर निकालेंगे तो वहाँ पर देखिए कितना आपने अप्लाई किया हुआ है फोर्स, 20 न्यूटन का, डिवाइडेड बाई कितना 2 और ये 100 इंटू 100 स्क्वायर मीटर, ये 10 टाइम्स। और ये सारे जब न्यूमरेटर में चले जाएंगे कितना हो जाएगा, ये 1 0 ऑलरेडी है तो 5 0 हो गया यहाँ पर। ये पास्कल प्रेशर की यूनिट कितना हो जाएगा, ये 10⁵ देखिए इससे ज़्यादा इंक्रीज कर गया कि नहीं। यहाँ पर ओनली 50,000 था और यहाँ पर कितना हो गया 1 लाख हो गया, 1 लाख पास्कल के बराबर हो गया। यानी आपने अगर फोर्स को दुगुना किया तो प्रेशर भी दुगुना बढ़ गया है। अब P3 इसके लिए निकालना चाहते हैं, यहाँ निकाल लेते हैं। प्रेशर देखिए कितना है, वहाँ पे प्रेशर है 40 न्यूटन, डिवाइडेड बाई एरिया तो सभी के लिए सेम है, तो 2 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 100 स्क्वायर मीटर। नाउ 20 टाइम्स, दिस इज 40 ऑलरेडी न्यूमरेटर में जाएगा, तो कितना हो गया, ये 1 0 और 4 0 यहाँ पे, टोटल 5 0। तो अब 5 0 आ गया, ये कितना हो गया, ये हो गया 2 लाख पास्कल, 2 लाख पास्कल। देख लीजिए 10 न्यूटन से जस्ट डबल किया 20 न्यूटन, और 20 न्यूटन से जस्ट डबल किया 40 न्यूटन, और हर जगह आपने क्या किया, सरफेस एरिया इक्वल रखा है, कांस्टेंट रखा है, यूनिफॉर्म रखा है। जैसे जैसे आपने फोर्स इंक्रीज किया वैसे वैसे प्रेशर इंक्रीज कर गया। यहाँ P1 50,000 पास्कल, आपने फोर्स दुगुना कर दिया, प्रेशर भी दुगुना हो गया, 50,000 से सीधे 1 लाख पास्कल। अब उसके बाद 20 न्यूटन से डायरेक्ट डबल कर दिया, 40 न्यूटन कर दिया, तो प्रेशर भी इसका जस्ट डबल हो गया। यहाँ पर 1 लाख पास्कल था, यहाँ पे 2 लाख पास्कल हो गया। इससे ये चीज़ पता चल गई कि अगर एरिया को कांस्टेंट रखा जाए, सेम रखा जाए, तो जैसे जैसे फोर्स इंक्रीज करेंगे वैसे वैसे प्रेशर इंक्रीज करता चला जाएगा। यानी प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स और द नॉर्मल फोर्स
यानी फोर्स जो कि 90 डिग्री पर आप अप्लाई कर रहे हैं, यानी परपेंडिकुलर फोर्स गिवन सरफेस पे अप्लाई कर रहे हैं, उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाता है। अगर फोर्स को यूनिफॉर्म रखा जाए तो एरिया को वेरी करा के देखा जाएगा। उस हालत में प्रेशर पर क्या फ़र्क पड़ता है, लेट्स सी दैट। ये देखिए एरिया डिनोमिनेटर में है, तो प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द यूनिट सरफेस एरिया प्रोवाइडेड फोर्स इज केप्ट कांस्टेंट। क्या हो जाएगा, फोर्स इज केप्ट कांस्टेंट, यानी फोर्स सेम रखा जाए तो प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द गिवन सरफेस एरिया और यूनिट सरफेस एरिया। अब आपको बहुत सारी बातें जो शुरू में एग्जाम्पल में मैंने बताई थी वो क्लियर हो जाएंगी। एग्जाम्पल ले लीजिए, ये रहा 1 स्क्वायर सेंटीमीटर सरफेस एरिया, दूसरा इसका जस्ट डबल ले लीजिए 2 स्क्वायर सेंटीमीटर का एरिया, और तीसरा इसका भी डबल ले लीजिए 4 स्क्वायर सेंटीमीटर। नाउ सब पर एक ही फोर्स अप्लाई कीजिए, 10 न्यूटन, यहाँ भी 10 न्यूटन और यहाँ भी 10 न्यूटन। तीनों पे एक ही फोर्स। क्यों? क्योंकि आपने यहाँ पर किसका रिलेशन समझना है, एरिया का रिलेशन प्रेशर के साथ समझना है, तो फोर्स को आपने कांस्टेंट कर लिया है। अब ये एरिया कितना हो गया, दिस इज, जब आप स्क्वायर सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाई 10,000 स्क्वायर मीटर। नाउ उसी तरह ये A2 2 डिवाइडेड बाई 10,000 स्क्वायर मीटर, और उसी तरह यहाँ पर कितना हो जाएगा 4 डिवाइडेड बाई 10,000 स्क्वायर मीटर। अब ये तो सारा सेम है, P1 निकाल लीजिए यहाँ पर 10 न्यूटन डिवाइडेड बाई 1/10,000 कितना हो गया, ये ऊपर चला गया, देख लीजिए कितना हो जाएगा। जब यहाँ लिखेंगे तो ये 4 0 ऑलरेडी और ये 1 0, कितना 1 लाख पास्कल। कितना प्रेशर आ गया, 1 लाख पास्कल। अब इसके लिए प्रेशर निकाल लीजिए P2, 10 न्यूटन ऑलरेडी है, डिवाइडेड बाई 2/10,000 स्क्वायर मीटर। ये ऊपर जाएगा और ये कितना हो जाएगा 50,000 पास्कल। क्लियर हो गया। एरिया इंक्रीज करा रहे हैं, प्रेशर डिक्रीज हो रहा है, 1 स्क्वायर सेंटीमीटर से जस्ट डबल किया 2 स्क्वायर सेंटीमीटर, प्रेशर हाफ हो गया, 1 लाख पास्कल से 50,000 पास्कल पे आ गए। मतलब एरिया अगर इंक्रीज करते जा रहे हैं कीपिंग द फोर्स कांस्टेंट, तो प्रेशर क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है। थर्ड वाला केस भी देख लेते हैं, उसके बाद फिर बात करते हैं। 10 न्यूटन डिवाइडेड बाई 4 डिवाइडेड बाई 10,000 स्क्वायर मीटर। अब ये कितना हो जाएगा, ऊपर ले जाइए इसको, तो ये हो जाएगा 1 लाख डिवाइडेड बाई 4, कितना हो गया 25,000 पास्कल। देख लीजिए, फिर से आपने 2 से 4 स्क्वायर सेंटीमीटर कर दिया सरफेस एरिया को। आपने क्या किया, दुगुना कर दिया सरफेस एरिया। तो जितना उससे पहले आ रहा था प्रेशर, उससे भी ज़्यादा, यानी उसका भी हाफ हो गया। अगर यहाँ से देखें तो 1 स्क्वायर सेंटीमीटर से 4 गुना आपने कर दिया
और फोर्स को कांस्टेंट रखा, तो प्रेशर कितना हो गया, 1 लाख से 25,000 हो गया, यानी 1/4 हो गया। तो अगर इससे क्या समझ में आया कि अगर फोर्स कांस्टेंट रखा जाए और एरिया इंक्रीज कराते चले जाएं या सरफेस एरिया इंक्रीज होती चली जाए तो प्रेशर रिड्यूस हो जाती है। इफ एरिया, दैट इज सरफेस एरिया, is increased keeping the force constant, then क्या हो जाएगा, प्रेशर विल रिड्यूस, क्लियर हो गया। अब आपको जो शुरू में एग्जाम्पल्स मैंने बताए थे वो बहुत हद तक आपके दिमाग में क्लियर हो गए होंगे। आइए उसको और क्लियर करते हैं, एक एग्जाम्पल और छोटा सा लेते हैं। आइए लेते हैं एग्जाम्पल और समझते हैं। मान लीजिए एक क्यूबॉइडल बॉक्स है, हल्का सा बना हुआ है, मान लीजिए लकड़ी का ही बना हुआ है। उसको या तो आप इस बेस के थ्रू किसी सरफेस पे रख सकते हैं, ओके, या फिर आप इसे वर्टिकली कुछ ऐसे डाल सकते हैं। इज दैट ओके? जहां पर ये वाला सरफेस टच में है दिए हुए किसी जगह पर, जब आप किसी प्लेस पर डालते हैं तो। अब मान लीजिए डायमेंशन दी हुई है, ये रहा लेंथ, ये रहा ब्रेथ और ये रहा हाइट। तो अभी आपने कौन से डायमेंशन के थ्रू इसे रखा हुआ है, लेंथ और ब्रेथ के सहारे रखा हुआ है। और यहाँ पर क्या है, लेंथ क्या जा रहा है, हाइट के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये जो आपका ब्रेथ है और हाइट है और ये हो जाएगा लेंथ। डायमेंशन दी हुई है, मान लीजिए लेंथ इज 50 सेंटीमीटर, ब्रेथ इज 20 सेंटीमीटर एंड हाइट इज 10 सेंटीमीटर। उसी तरह यहाँ पर भी वही डायमेंशन आप यूज़ करेंगे, सिर्फ रखने का तरीका अलग हो गया है। मान लेते हैं कि दिए हुए हॉलो बॉक्स का जो मास है वो 5 kg के बराबर है। अब आपको दोनों हालत में प्रेशर कैलकुलेट करना है। तो प्रेशर कैलकुलेट करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, ऑलवेज फोर्स, कौन सा फोर्स, परपेंडिकुलर फोर्स, परपेंडिकुलर फोर्स कैलकुलेट करना पड़ता है। यहाँ पर परपेंडिकुलर फोर्स के लिए इंफॉर्मेशन क्या दी हुई है, इंफॉर्मेशन सिर्फ और सिर्फ मास दी हुई है। मैंने ऑलरेडी बता रखा है कि जो फोर्स किसी गिवन मास के लिए आपको कैलकुलेट करना है तो वो फोर्स क्या हो जाएगा, वेट हो जाएगा। और वो किधर लग रहा है, ऑलवेज सरफेस पे परपेंडिकुलरली डाउनवर्ड्स टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ लग रहा है। देयरफॉर इर्रेस्पेक्टिव ऑफ एनी डाउट, अगर फोर्स के बदले में आप वेट निकाल लेते हैं, दैट इज m इंटू जी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, कितना हो गया 5 kg इंटू ये कितना हो जाएगा 10 मान लेते हैं, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो ये कितना हो गया 50 न्यूटन। क्लियर है? अब सबसे पहले हमें डायमेंशन समझना होगा। ये हमारा सरफेस एरिया है इस केस में, तो एरिया अगर यहाँ पर निकाल लेते हैं तो वो कितना हो जाएगा, लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ कितनी है 50 सेंटीमीटर है और ब्रेथ कितनी है, वो है 20 सेंटीमीटर। अब ज़रा इसे मीटर में
कन्वर्ट कर लीजिए। क्यों? क्योंकि हमारी एसआई यूनिट सेंटीमीटर में नहीं है बल्कि मीटर में होती है। तो 50 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाई 100 मीटर में कन्वर्ट हो गया, इनटू 20 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाई 100, ये भी मीटर में कन्वर्ट हो गया। अब कैंसिल आउट कर लीजिए जहाँ जो कैंसिल आउट होने वाला है। 5 2 जा 10 डिवाइडेड बाई 100 स्क्वायर मीटर, 0 से 0 कैंसिल, 1/10 स्क्वायर मीटर। अब यहाँ पर आप प्रेशर कैलकुलेट कर सकते हैं। ये प्रेशर कितना हो जाएगा? ये प्रेशर हो जाएगा कितना? वो फोर्स है आपका वेट के फॉर्म में, और सरफेस एरिया आपने कितना निकाला हुआ है वो आपने ऑलरेडी कैलकुलेट किया हुआ है। कितना आ गया? 50 न्यूटन डिवाइडेड बाई 1/10 स्क्वायर मीटर। ये न्यूमरेटर से ये डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में चला गया। 50 इंटू 10 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर मीटर स्क्वायर। कितना हो गया? 500 पास्कल। इज दैट ओके? तो पहला रिजल्ट कितना आ गया प्रेशर का यहाँ पर इस सरफेस पे? जब आपने ऑब्जेक्ट को डाल दिया है, इस बॉक्स को डाल दिया है, तो ये प्रेशर कितना आ गया? दिस इज 500 पास्कल। अब इसे कैलकुलेट करना है, आइए उसे भी कैलकुलेट कर लेते हैं। ये एरिया है हाइट इंटू ब्रेथ, या ब्रेथ इंटू हाइट। देखिए ब्रेथ कितना है? 20 सेंटीमीटर, और हाइट कितनी है? 10 सेंटीमीटर। दोनों को मीटर में कन्वर्ट कर लीजिए। 20/100 इंटू 10/100 स्क्वायर मीटर। 0 से 0 कैंसिल, ये इससे कैंसिल, 2/100 दैट इज 1/50 स्क्वायर मीटर। अब प्रेशर कैलकुलेट करना है उस दिए हुए बॉक्स के लिए जो वर्टिकली पुट किया गया है। दैट प्रेशर इज इक्वल टू वेट अपॉन दिस एरिया दैट इज 1/50 स्क्वायर मीटर। वेट तो चेंज नहीं होने वाला, देख लीजिए वेट कांस्टेंट है। चाहे बॉक्स को वर्टिकल रखिए, हॉरिजेंटल रखिए, जैसे रखना है रखिए, वेट नहीं चेंज होने वाला है। तो ये 50 न्यूटन, देयरफॉर 50 न्यूटन डिवाइडेड बाई 1/50 स्क्वायर मीटर। ये ऊपर चला गया, 50 इंटू 50 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। कितना हो जाएगा ये? 2500 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 2500 पास्कल। कंपेयर कर लीजिए दोनों को। वहाँ अगर इसको P1 मान लेते हैं और इसको P2 मान लेते हैं, P2/P1 इज इक्वल टू 2500 पास्कल डिवाइडेड बाई 500 पास्कल, 5 टाइम्स। देयरफॉर P2 इज इक्वल टू 5 इंटू P1। देख लीजिए सरफेस एरिया के रिड्यूस हो जाने से प्रेशर 5 टाइम्स उस केस में इंक्रीज कर जा रहा है। जितना प्रेशर यहाँ पर आ रहा था उसका 5 गुना प्रेशर यहाँ बढ़ गया, यानी सरफेस एरिया के इंक्रीज कर जाने से प्रेशर रिड्यूस कर जाता है। इज दैट क्लियर? देयरफॉर जो मार्शी लैंड में आपको कहा गया कि कभी आप दलदल में फंस जाएं तो आप अपने पीठ के बल जल्दी से लेट जाएं। यहाँ पे क्या करें? लेट जाएं। लेट जाने से जो आपका बैक का पोर्शन है वो आपके फुट के पोर्शन से यानी सरफेस एरिया से कंपेयर टू योर फीट कितना है? बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर जाता है। और आपका वेट तो वही है ना, अगर मान लीजिए आप 30 kg, 40 kg, 50 kg हैं तो आप खड़े रहें तब भी उतना ही वेट है, और अगर आप लेट जाएं तब भी उतना ही वेट है, तो वेट तो इक्वल रह गया।
लेकिन अगर आप बैक के थ्रू लेट जाते हैं तो आपका सरफेस एरिया इंक्रीज कर जाता है, और सरफेस एरिया इंक्रीज करने से प्रेशर रिड्यूस कर जाता है। देयरफॉर मार्शी लैंड में आप तुरंत अंदर नहीं चले जाते हैं। अगर आप खड़े रह जाएंगे तो आपके जो पाँव का यानी फुट का जो सरफेस एरिया है वो बहुत कम है कंपेयर टू द बैक, और उससे क्या होगा कि आप धीरे 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 अंदर चले जाएंगे कंपेयर टू द पोर्शन ऑफ द बैक। यानी पीठ के बल अगर लेट गए तो आप उतनी तेजी से मार्शी लैंड यानी दलदल में नहीं अंदर की तरफ जाएंगे जितना कि आप पैर के बल खड़े हुए हैं। और कारण क्लियर है कि अगर जो सरफेस एरिया है वो अगर इंक्रीज कर जाती है तो प्रेशर डिक्रीज कर जाता है। अब आइए बैग के स्ट्रैप का केस ले लीजिए। वहाँ पर भी क्या किया जा रहा है, मान लीजिए आपने 7 kg, 8 kg, 5 kg पूरी बुक और नोटबुक और सारी मटेरियल्स को मिलाकर, इंस्ट्रूमेंट बॉक्स वगैरह को मिलाकर आपने अपने बैग में रखा हुआ है। तो मान लीजिए अगर 5 kg है तो 5 kg से वेट कितना हो गया, 50 न्यूटन हो गया। ऑलरेडी मैंने इसीलिए 5 kg ये जानबूझ कर लिया था कि चलो कंपेयर टू द बैग उसी आसपास में होगा जो स्कूल बैग होता है। तो अगर आपका, मैंने कहा था कि थिन वायर से रिप्लेस कर दिया जाए, थिन वायर का सरफेस एरिया क्या हो गया, बहुत ज़्यादा रिड्यूस कर गया। क्या हो गया, सरफेस एरिया रिड्यूस कर गया। और अगर सरफेस एरिया रिड्यूस कर जाएगा तो आप देख लीजिए कि प्रेशर बहुत इंक्रीज कर जाएगा। और जब प्रेशर इंक्रीज कर जाएगा तो यहाँ शोल्डर में पेन होना शुरू हो जाएगा। हो सकता है अगर ध्यान नहीं दिया जाए तो माइनर इंजरी भी हो सकती है। और स्ट्रैप को बैग के इसीलिए वाइड बनाया जाता है और कुशन्ड भी बनाया जाता है, सो दैट के ज़्यादा सरफेस एरिया कवर करे, और कुशन होगा तो वो इंजरी से भी हमें बचा लेगा। सरफेस एरिया इंक्रीज कर गया और वो भी दो तरफ इंक्रीज किया, नॉट वन साइड ऑफ द शोल्डर, दोनों तरफ आपके वो क्या हो गया, डाल दिया गया, सो दैट सरफेस एरिया इंक्रीज कर जाए। और इंक्रीज कर जाए, डबल हो जाए। डबल होने से क्या फ़ायदा मिल गया, सरफेस एरिया काफ़ी इंक्रीज कर गया और प्रेशर उससे काफ़ी ज़्यादा रिड्यूस कर गया। उसी तरह अगर एप्पल को काटने के लिए अगर आपको नाइफ दिया गया है और वो नाइफ अगर ब्लंट है तो एप्पल को काटना मुश्किल हो जाता है, थोड़ा ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ जाता है। देयरफॉर नाइफ का जो एज है वो बहुत फाइन और शार्प बनाया जाता है, और शार्प बनाने की वजह से क्या होता है, वो पोर्शन जैसे ही इसको टच करता है वो एरिया बहुत ज़्यादा रिड्यूस कर गया और आपने अपने मस्कुलर फोर्स का यूज़ किया है इस पे, और देयरफॉर ये आसानी से कट जाता है। सो एरिया अगर रिड्यूस कर दिया है, प्रेशर इंक्रीज कर जाता है। एरिया इंक्रीज कर गया है तो प्रेशर रिड्यूस कर जाता है। इज दैट ओके? एक और एग्जांपल लेते हैं और उसके बाद थ्रस्ट को समझते हैं। शार्प हील्स वाले सैंडल पहनना एक बहुत ही डिफ़िकल्ट टास्क होता है। मान लीजिए ये शार्प हील वाला सैंडल है, इसे पेंसिल हील भी कहते हैं। मान लीजिए किसी पर्सन ने इसे पहना हुआ है, और वो किसी सरफेस पे चल रहा है। मान लेते हैं कि इस पर्सन का मास 40 kg है और ये जो शार्प हील है इसका एक हील का सरफेस एरिया 2 स्क्वायर सेंटीमीटर है, एक हील का। तो पर्सन ने दो ऐसे ऐसे हील पहने हुए हैं। अब आपके पास क्वेश्चन ये है कि आपको बताना है कि एक हील से कितना प्रेशर एक्सर्ट होगा। प्रेशर एक्सर्टेड बाई वन हील एंड दूसरे में बोथ द हील्स।
ऑन द अर्थ। ठीक है, तो आपको ये दोनों चीज़ बतानी है। मामला एकदम क्लियर है कि अगर मास गिवन है तो यहाँ पर फोर्स जो परपेंडिकुलर दिए हुए अर्थ सरफेस पे लग रहा है वो क्या है, वेट है, और वेट इज इक्वल टू m इंटू जी। देयरफॉर ये 40 kg मल्टीप्लाइड बाई 10 ले लेते हैं इसे, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो ये कितना हो गया 400 न्यूटन। और अगर एक हील की सीधे सीधे बात करते हैं तो एक हील का सरफेस एरिया कितना दिया हुआ है 2 स्क्वायर सेंटीमीटर। इज दैट ओके? कन्वर्ट कर लीजिए 2 इंटू 1/100 इंटू 1/100 स्क्वायर मीटर, कितना हो गया 2 डिवाइडेड बाई 10,000 स्क्वायर मीटर। नाउ प्रेशर निकाल लीजिए एक हील के लिए, कितना हो गया, वेट 400 न्यूटन डिवाइडेड बाई 2/10,000 स्क्वायर मीटर। अब ये 4 0 और यहाँ 2 0 और ये 2 टाइम्स, कितना हो जाएगा 2 और 6 0 पास्कल न्यूटन पर स्क्वायर मीटर, वो पास्कल में कन्वर्ट कर गया। ये कितना हो गया टोटल 2 इंटू 10⁶ पास्कल। ठीक है, जब एक हील पर खड़ा हुआ पर्सन हो तो कितना प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है आप देख रहे हैं, 2 इंटू 10⁶, यानी 2 मिलियन पास्कल, 20 लाख पास्कल प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है एक नॉर्मल पर्सन जिसका मास 40 kg है। इसीलिए पेंसिल हील या शार्प हील वाले सैंडल को पहनना इसीलिए मुश्किल होता है। वो अभी और भी मैं क्लियर कर देता हूँ। तो ये तो हो गया एक इसका, और अगर दोनों का निकाल लें तो ये एक का इतना दिया हुआ है तो दोनों का ऐड हो जाएगा, तो 2 डिवाइडेड बाई 10,000 प्लस 2 डिवाइडेड बाई 10,000, तो 4 डिवाइडेड बाई 10,000। तो निकाल लीजिए यहाँ पर प्रेशर कितना हो गया 400 न्यूटन डिवाइडेड बाई 4 अपॉन ये 2 है, 2 सैंडल का ऐड कर लेंगे तो 4 हो जाएगा, 4 डिवाइडेड बाई 10,000 स्क्वायर मीटर। ये 1 टाइम 100 न्यूटन और ये ऊपर गया 10⁶ पास्कल, यानी 1 मिलियन पास्कल, हाफ हो गया। क्लियर सी बात है, सरफेस एरिया इंक्रीज कर गया, दुगुना हो गया, तो प्रेशर हाफ हो गया, जितना पहले लग रहा था उसका हाफ हो गया। तो जब आप वॉकिंग में होते हैं तो दोनों हील एक साथ तो सरफेस पे नहीं ही आता है, एक जब अर्थ सरफेस पे पड़ता है तो दूसरा हील ऑटोमेटिकली ऊपर की तरफ उठ जाता है। अगर सरफेस थोड़ा सा सॉफ्ट हो, क्लियर है, या फिर क्या हो आइसी हो, आइस से बना हुआ सरफेस हो, या आपने कहीं आइस वाले इलाके में घूमना पसंद किया हो, तो ये क्या होगा, ऐसा पॉइंटेड हील यानी पेंसिल हील क्या होगा, अंदर की तरफ धंस जाएगा, और जब अंदर की तरफ धंस जाएगा, पेनेट्रेट करके अंदर चला जाएगा, तो आपका नॉर्मल वॉकिंग आसान नहीं होगा। देयरफॉर इस तरह के शार्प हील में चलना मुश्किल हो जाता है और अक्सर गिर जाते हैं ग्राउंड पे और काफ़ी चोट आ सकती है, ये खतरा बना हुआ रहता है। तो इस 2-3 न्यूमेरिकल के थ्रू बहुत सारे डाउट्स को आपके क्लियर करने की मैंने कोशिश की है कि अगर सरफेस एरिया इंक्रीज कर देते हैं तो क्या होगा, प्रेशर रिड्यूस कर जाएगा। यही कारण है कि अगर ऐसे सॉफ्ट लैंड पे या सॉफ्ट सरफेस पे या आइस वाले सरफेस पे जहाँ पे आइस सॉफ्ट हो सकती है,
चलते हैं तो जो शू यूज़ करते हैं उसका सरफेस एरिया इंक्रीज होता है, नॉर्मल के केस से काफ़ी ज़्यादा बढ़ाकर पहना जाता है। इज़ दैट ओके? यही कारण है कि गुड्स ढोने वाले ट्रैक्टर या ट्रक के व्हील्स को वाइडर बनाया जाता है, चौड़ा बनाया जाता है। आप वाइडर बनाएंगे तो उसका सरफेस एरिया इंक्रीज कर जाएगा, इन रिटर्न प्रेशर रिड्यूस कर जाएगा, और प्रेशर रिड्यूस कर जाने से उसे गुड्स को ढोना आसान हो जाता है। इज़ दैट ओके? आइए अब थोड़ा सा समझ लें थ्रस्ट। देखा जाए तो प्रेशर में ही इसका आंसर क्लियर हो जाना चाहिए था। प्रेशर में क्या है कि फोर्स एक्टिंग परपेंडिकुलरली अपॉन यूनिट सरफेस एरिया। तो फोर्स तो आप किसी दिए हुए सरफेस पे बहुत तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। इस एंगल से, थोड़ा इस एंगल से, थोड़ा इस एंगल से, थोड़ा इस एंगल से, या फिर इस एंगल से। लेकिन एक पॉसिबिलिटी क्या है? एग्जैक्टली 90 डिग्री पे। तो वैसा फोर्स जो किसी सरफेस पे एग्जैक्टली एट द 90 डिग्री हो रहा है, लग रहा है, तो उस फोर्स को क्या कहते हैं? थ्रस्ट कहते हैं। फोर्स, थ्रस्ट भी एक फोर्स है, लेकिन सिर्फ यही है कि फोर्स किसी सरफेस पे किसी भी एंगल से लग सकता है। क्लियर है? लेकिन वैसा फोर्स जो एग्जैक्टली 90 डिग्री पर किसी सरफेस पर अप्लाई हो रहा हो, उस फोर्स को क्या कहते हैं? थ्रस्ट कहते हैं। द फोर्स which applied perpendicularly upon any surface is called thrust। ये भी फोर्स ही है, बट फर्क सिर्फ इतना है कि ये किसी सरफेस पे एग्जैक्टली 90 डिग्री पर लग रहा होगा। मान लीजिए कोई पर्सन खड़ा हुआ है दिए हुए अर्थ सरफेस पे, तो इसका वेट अगर 50 kg है, सॉरी मास अगर 50 kg है, तो वेट किधर लग रहा है? एग्जैक्टली परपेंडिकुलर टू द सरफेस लग रहा है, टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ। तो ये वेट जो है वो भी यहाँ पर क्या हो जाएगा? थ्रस्ट हो जाएगा। क्लियर है या नहीं है? बिल्कुल क्लियर कर लीजिए। जो फोर्स एग्जैक्टली किसी सरफेस पे 90 डिग्री पे लग रहा है, वो फोर्स क्या कहलाता है? थ्रस्ट कहलाता है। अगर वो 90 डिग्री से कम या ज़्यादा है तो उसे आप थ्रस्ट नहीं कह सकते हैं। और प्रेशर में यहाँ पर जो फोर्स एक्टिंग परपेंडिकुलरली लिख रहे हैं, उसके बदले में आप सीधे सीधे थ्रस्ट डिवाइडेड बाय यूनिट एरिया लिख सकते हैं। सो इतना लंबा नहीं लिखकर कि फोर्स एक्टिंग परपेंडिकुलरली नहीं लिखकर सीधे सीधे अगर आप थ्रस्ट लिख देते हैं, उसका मतलब यही होता है कि ये वो फोर्स है जो किसी दिए हुए सरफेस पे एग्जैक्टली 90 डिग्री पे लग रहा है। इज दैट ओके? मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन हैव अ नाइस टाइम, बेस्ट ऑफ लक, थैंक्स अ लॉट।